तो बच्चों आज का जो वीडियो है उसमें हम तीसरा तरीके से सम को सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या था बेटा, वर्क डन निकालने का। हम वर्क डन निकालना सीख रहे थे लास्ट वीडियो में। पहला तरीका क्या था, सिंपली कांस्टेंट फोर्स था, हमने किया काम। सेकंड तरीका क्या था बेटा, इंटीग्रेशन करके, जब पे फोर्स वेरिएबल होता है और फोर्स किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। दैट इज एफ इक्वल टू 2x² प्लस x, ऐसा कुछ कुछ सवाल होते हैं। तो वो तो बेटा प्रॉपर आपका इंटीग्रेशन से आ जाता है, और इंटीग्रेशन करके हमने एक सम भी सॉल्व किया था। देखो अब इंटीग्रेशन करके मैं एक ही सम सॉल्व कर रहा हूँ, तुम बोलोगे सर एक ही सम सॉल्व क्यों कर रहे हो, और कराओ। बेटा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, दिमाग लगाने का कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन करना है। मैं इंटीग्रेशन पहले करा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो आपको आना चाहिए वो चीज़। मैं कितना भी सम करा दूँ, घूम फिर के बात तो एक ही हो जाती है। तो फोर्स का मैंने इंटीग्रेशन करके करा दिया। थर्ड तरीका है बेटा एरिया से। कैसे एरिया से समझते हैं, सबसे पहले फोर्स और पोजिशन का हमें ग्राफ दिया है, मान लो कोई भी रैंडम ग्राफ दिया हुआ है। इसको पढ़ाने से पहले क्या करते हैं बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है कि नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ये बात सोते जागते आपको याद रहना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो फोकस चेक कर लेता हूँ। ये फोकस चेक करने ही मेरा काम है, आप लोग का फोकस भी, वीडियो का भी फोकस। चलो देखो, मान ली कुछ भी ग्राफ दिया हुआ है। अब मुझे मान ले इसका एरिया निकालना है। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा बेटा, एरिया अंडर द ग्राफ विल बी दिस एरिया। अब इसको मैं शेड ही नहीं कर रहा हूँ, बट यू गेट द आइडिया। इफ आई राइट हियर S1 A B S2। S1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। S2 क्या है, फाइनल पोजीशन। तो S1 A B S2 S1, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ S1 A B S2 S1। समझ में आया कि नहीं, S1 A B S2 S1। कोई भी डाउट, चलो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया हो। तो मुझे अगर टोटल एरिया निकालना तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा, देख सुन अच्छे से। पहली बात मैंने क्या किया, एक रीजन लिया जहाँ पे आपका बहुत ही पतला स्ट्रिप है। कितना पतला, इतना पतला कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और स्ट्रिप का थिकनेस क्या है बेटा, DS। मैं एक बार फोकस फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि भैया पिछले बार क्या हुआ था, मैंने इसके पहले एक और वीडियो शूट किया था, वो पूरा वीडियो बिना फोकस के शूट हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया यार, बताओ हैं, मैं फिर से करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो हमारा काम है, हम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए जो कि है पढ़ाई। ये हो गया F। मान ली इस पर्टिकुलर DS में फोर्स का कुछ एक एवरेज वैल्यू था F, कुछ एक एवरेज वैल्यू था F। मैं समझा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ मैं। इस पतले से स्ट्रिप को अगर मैं दोबारा से बनाऊँ, और मैं यहाँ कहाँ बनाऊँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ये पतला सा स्ट्रिप को यहीं पे बना देते हैं, देख। स्ट्रिप का बेस कितना है बेटा, DS। और एवरेज हाइट मतलब, तुम ग्राफ में अच्छे से देखोगे तो मैंने बीच से ली है, बीच से ली है। वो हाइट कितना है बेटा, कुछ एक वेरिएबल फोर्स F, कुछ एक वेरिएबल फोर्स F। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया हो। अब मैंने क्या किया, मान लो, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन कैसे हुई, ये भी समझने का चीज़ है। मैंने क्या बताया था कि हम लोग जो भी DS लेते हैं दैट इज कितना छोटा, इतना छोटा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना छोटा इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना छोटा। तो बहुत छोटा होगा तो ये रीजन भी बहुत छोटा होगा कि नहीं, और ये रीजन बहुत छोटा होगा। तो ये कर्व, यहाँ पे तो असलियत में क्या है, कर्व है ना। तो कर्व का बहुत ही छोटा रीजन, कर्व का बहुत ही छोटा रीजन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। पता होगा, आई होप ये पता होगा। चलो देखो, अब इसका मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दिस ट्राइंगल को मैंने काटा और यहाँ पे चिपका दिया, इस जगह में चिपका दिया। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, मेरे पास y में F और यहाँ पे S बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फाइनली आई हैव अ रेक्टेंगल। दिस स्ट्रिप का एनलार्ज्ड व्यू ये है, इसका मॉडिफाइड व्यू ये है, और तीनों का ही एरिया क्या है, सेम है। सो एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब ये जो बहुत ही पतला सा स्ट्रिप है, इसका जो बेटा एरिया होगा कितना होगा बेटा, वो बताओ, F इंटू DS। समझ में आ रहा है बेटा, कोई भी डाउट नहीं। चलो टोटल एरिया, अगर मुझे पूरे कर्व का एरिया निकालना है, पूरे कर्व के अंदर का एरिया निकालना है, तो आप ये बताओ मैं पूरे कर्व के अंदर का एरिया कैसे निकालूंगा। निकालने का एक तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे F इंटू DS किया,
यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिप ले लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू F1 को होगा कुछ, F1 इंटू डी एस। यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिप ले लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग F2 इंटू डी एस। तो कितने सारे स्ट्रिप होंगे बेटा? इनफाइनाइट स्ट्रिप। अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट स्ट्रिप कैसा? क्योंकि डी एस कितना छोटा है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, मतलब ये बहुत इतना छोटा है कि आप ये जो S1 S2 के इनफाइनाइट हिस्से करोगे ना, इनफाइनाइट हिस्से करोगे तो एक हिस्सा डी एस होगा, इतना छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों होंगे, ठीक है। तो मैं इन सारे स्ट्रिप को मैंने लिया और सारे स्ट्रिप के एरिया को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सारे के सारे स्ट्रिप के एरिया को ऐड कर दिया। पतले पतले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेंगे मेरे पास, इस तरीके के रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेंगे। हालांकि मेरे पास ट्रेपीजियम बनेगा, फिर मैं इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसे ऐसे पतले पतले रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेंगे, कितने सारे बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। सबके अगर मैं ऐड कर दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? F1 ds प्लस F2 ds प्लस F3 ds, और आई कैन से समेशन ऑफ एफ डी एस। तो ये बेटा समेशन ऑफ एफ डी एस क्या होता है? समेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं अच्छी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा फिजिक्स की भाषा में? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एफ इंटू डी एस को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया? मैंने सबसे छोटा स्ट्रिप यहाँ पे लिया, सबसे बड़ा स्ट्रिप यहाँ पे लिया। सबसे छोटा स्ट्रिप में एस की वैल्यू क्या है? S1। सबसे बड़ा स्ट्रिप में एस की वैल्यू क्या है? S2। क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? डी के बाद जो होता है, तो डी के बाद जो वेरिएबल इंटीग्रेशन एस है तो उसे उसी का लिमिट लगेगा, तो टोटल एरिया ये आ रहा है। लेकिन भैया अगर हम फिजिक्स में आगे जाएं तो टोटल, ये तो फॉर्मूला किसका है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, और यहाँ पे एरिया भी यही आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल एरिया इज एक्चुअली द वर्क डन? इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज द वर्क डन। आई होप यू गेट द आइडिया। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? जो जो चीज़ मैंने लिखा है नोट डाउन कर लें, और मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, सिर्फ एफ एस ग्राफ की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही, टोटल एरिया अंडर एफ एस ग्राफ विल गिव अस द टोटल वर्क डन। समझ में आया कि बेटा? नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके। आई होप कर लिया होगा। मैं मिटा रहा हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सम मैं आपको कराऊंगा बेटा। सम मैं बता रहा हूँ ना, देखो इसमें सम कराने का कुछ है नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक बार मिटा देता हूँ। अभी शायद फिर से कैमरा पूरी तरीके से एकदम फोकस डी फोकस फोकस डी फोकस फोकस डी फोकस। कोई बात नहीं, हम फिर से ठीक कर देंगे। मैं एक ही सवाल कराऊंगा, सारा इन्फॉर्मेशन उसी में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा? देखें, ये मान ले डिस्प्लेसमेंट एस है, यहाँ पे क्या है बेटा? फोर्स एफ। ये आपका 10 न्यूटन, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, तो 5 नहीं, इसको कर लेते हैं 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, ये मान लें 5 न्यूटन। अगर बोला फाइंड द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम ऑरिजिन टू 10 मीटर, क्वेश्चन लिखे फाइंड द टोटल वर्क डन by a force as shown in the curve in displacing the body from origin to 10 मीटर। अच्छा ये बात बता, मुझे यहाँ से यहाँ तक का, ऑरिजिन से लेकर 10 मीटर तक का मुझे क्या निकालना है? वर्क डन निकालना। हमको पता है वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। तो मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी एरिया निकाल लूँगा। अच्छा इसका एरिया क्या होगा? नेगेटिव। इसका एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? 0 to 8 8 इंटू हाइट क्या है बेटा आपका? 10 प्लस इसका एरिया क्या होगा? प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। माइनस हाफ इंटू बेस क्या है बेटा? 2, 10 माइनस 8 2 इंटू हाइट क्या है बेटा? 5। आ गया आंसर। ये हो गया बेटा 40 माइनस 5 हो गया बेटा 35 जूल। सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आते। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? एकदम आसान सी चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक सवाल अगर नहीं, इसमें और क्या ही सवाल देगा, आप कर ही सकते हो यार, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो। इसमें मैंने, आप लोग को याद होगा तो मैंने, याद है ये कराया था जब मैं काइनेमेटिक्स करा रहा था, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था बताया बच्चे? मैंने क्या बताया था? एरिया निकालने का तरीका क्या है? y इंटू एक्स कर, y इंटू एक्स कर एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालने के लिए y एक्सिस में क्या है? फोर्स, x एक्सिस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, तो एरिया क्या आएगा, वर्क डन। ये सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस में क्या होगा वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में क्या होगा टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या था डिस्प्लेसमेंट। देख वहाँ पे भी हमने एरिया निकाला था, यहाँ पे भी एरिया निकालना है, कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम ही तरीका है। सवाल इधर उधर हो जाएंगे, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। तो बच्चों जो चौथा टाइप का है, जो फोर्थ टाइप, देख वर्क डन निकालने के बहुत तरीके हैं, जो फोर्थ टाइप है उसमें बेटा एक चीज़ है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये बोर्ड्स का हिस्सा नहीं है, मैं क्या लाइट जलाना भूल गया, ये बोर्ड्स का हिस्सा नहीं है, दिस इज नॉट फॉर बोर्ड, दिस इज ओनली फॉर एंट्रेंस। एंट्रेंस में ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंट्रेंस में। एनडब्ल्यूटी में रिसेंटली 1-2 साल पहले ही शायद आया था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है बेटा, ईयर तो याद नहीं रहता, लेकिन आया हुआ है एनडब्ल्यूटी में, ठीक है। इससे वर्मा में भी इसके ऊपर सवाल दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो सवाल देखें क्या है, बोला है फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी समय के साथ चेंज होता जाएगा। हमने पहले फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या किया था, पोजीशन, यहाँ पे फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है। चलो सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे। हमको पता है बेटा वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, अपने को पता है। फोर्स क्या दिया हुआ है 2t डॉट डी एस। अब मुद्दे की बात यह है कि ds तो s को इंटीग्रेट कर सकता है ना, टाइम को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन ऑफ आपने x dx जो होता है वो x²/2 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ y dx तो हमको नहीं पता भाई, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होना पड़ेगा बेटा, सेम होना पड़ेगा। अगर वेरिएबल को सेम होना पड़ेगा तो हम कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बोला कि भैया मेरे को तो dt चाहिए, ds की जगह मुझे क्या चाहिए dt, तो dt हम लेके आ गए, लेकिन ऐसे तो लेके नहीं आ सकते ना भाई, तो dt को डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि dt का कोई इफेक्ट ना हो, सेम एक्सप्रेशन हमको मिल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 2t, ऐसा कर dt को आगे लेके आ जा, 2t डॉट dt, ये हो गया काम खत्म। क्या बचेगा ds/dt। नाउ आप लोगों को खुद बताना है ds/dt क्या होता है। इट इज ऑफकोर्स वेलोसिटी, तो आंसर क्या आ रहा है 2t डॉट dt इंटू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी कैसे निकालें, देख वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फोर्स तो दिया हुआ है ना बच्चे, फोर्स क्या है 2t, एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या है बेटा 2t डिवाइडेड बाय मास कितना है 2 kg, तो 2t डिवाइडेड बाय 2 kg, सिंपली क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका टाइम के डायरेक्टली टाइम के प्रोपोर्शनल हो गया, और एक्सेलरेशन का वही वैल्यू होगा जो टाइम का वैल्यू होगा, यानी कि टाइम अगर 2 सेकंड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv/dt, पता है कि नहीं। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा dv/dt, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो कहीं से तो वेलोसिटी लानी पड़ेगी, तो मुझे अगर एक्सेलरेशन पता है तो मुझे वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt इक्वल टू क्या हो गया बेटा t, एक्सेलरेशन का वैल्यू t है हमको मिला हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ dv इज इक्वल टू t dt, dv इक्वल टू t dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया t²/2, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कैमरा का फोकस को चेक करना है, क्योंकि ये मेरा काम तो बेटा दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाएगी, लेकिन मैं कैमरा का फोकस तो चेक करना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। चलो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2t डॉट dt लिखने से पहले वेलोसिटी का वैल्यू लिख लो t²/2 डॉट dt। मेरे को खुद एक बात बताएं, 2 और 2 कैंसिल गया कि नहीं, टी स्क्वायर इंटू वो कितना हो गया बेटा t³ dt। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक, लिमिट क्या होगी, जो टाइम का लिमिट होगा, टाइम का लिमिट क्या है बेटा 0 से लेकर 3 सेकंड तक, तो 0 से लेकर क्या हो गया बेटा ये 3 सेकंड तक, आंसर कितना हो गया। t³ का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t⁴/4, व्हाट विल बी द लिमिट 0 to 3 सेकंड, तो 3⁴/4 माइनस 0⁴/4, तो 0⁴ तो भैया कितना होता है, 0⁴ क्या होता है 0, ठीक है ना। 3⁴ कितना होता है बेटा 3 × 3 9 है 81, शाबाश 81/4 जूल हो गया आपका वर्क डन। बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर सवाल, सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेटा, बोर्ड्स वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, बोर्ड्स वाले स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, सॉल्व कर लो बेटा। बच्चों ये भी जो पांचवा आपका टाइप है, ये वाला भी आपका मतलब कॉम्पिटेटिव लेवल में आता है, बोर्ड लेवल में उतना नहीं आता है ये, ठीक है। बट स्टिल मेरा काम देखो, मेरा काम क्या है, मेरा काम सब कुछ पढ़ाना है, मैं तभी आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे ना। अब आपके ऊपर है, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा डीप होने वाला ये पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा।
मान लो बेटा कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ds का, किसी भी तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ds का, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ds के कॉरस्पॉन्डिंग x में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dx, y में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, dy। तो कैन आई से ds जो वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज वेक्टर समेशन ऑफ dx i कैप, सॉरी dx i कैप प्लस dy j कैप। सुन अच्छे से, ये मैं वेक्टर में आपको करा चुका हूँ। किसी भी वेक्टर को मैं अगर तेरे को ऐसे दिखाऊं, तेरे को अभी ज़्यादा शायद फील आएगी। ये मान ले पॉइंट है 1,2, 2,1 लिख लेते हैं यार, 2,1 लिख लेते हैं, ठीक है। 2,1 ऐसे कोई रैंडम पॉइंट है, ठीक है। तो खुद एक बात बता, यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 और यहाँ का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1। क्या मैं कह सकता हूँ ये जो वेक्टर है लेट्स कॉल इट वेक्टर है कैन बी रिटन एज 2i कैप प्लस 1 j कैप लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताया हुआ है मैंने, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी तो ds को, जो वेक्टर आपका ds है उसको क्या लिख सकते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो अब बोला क्या गया यहाँ पे, पहले मैं टॉपिक समझाता हूँ क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। याद है हमने पहले किया था वर्क डन बाई एफ इक्वल टू ऐसे दिया हुआ था 2x दिया हुआ था या 2x प्लस 3 ऐसा कुछ दिया हुआ था, तो वर्क डन निकाला था। वर्क डन कैसे निकालता बेटा, इंटीग्रेशन से, याद होगा आपको। फिर मैंने आपको ऐसा भी एक सवाल दिया था एफ इक्वल टू 2y प्लस 3j, ऐसा सवाल दिया था, डॉट प्रोडक्ट का सवाल दिया था, याद होगा आपको, है ना, डॉट प्रोडक्ट का सवाल दिया था, तो वो भी आपको याद होगा। तो अभी क्या किया, दोनों को मिला दिया है, अभी i j k भी रहेगा और x भी रहेगा, एक्स वाई जेड वॉट एवर जो आपका रहता है रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल दिया हुआ है, वर्क डन फॉर सवाल दिया हुआ है कि f इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप। हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है, x कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स x पे डिपेंड करता है, y कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स y पे डिपेंड करता है। बोला है वर्क डन निकालने के लिए, और पार्टिकल को हम मूव कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ऑरिजिन से लेकर पॉइंट 2,1 तक मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें फोर्स ये लग रहा है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। बस आपको इतना ही करना हो, कुछ नहीं करना। फोर्स का वैल्यू पुट कर दे 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप डॉट ds क्या है, ds इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx i कैप प्लस dy j कैप, dx i कैप प्लस dy j कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट, ठीक है। बस आपका काम हो गया बेटा। अब देख i डॉट i क्या होता है, मैं बताया था कि नहीं, अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सिंपली i का कोफिशिएंट को इस i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, j का कोफिशिएंट को इस j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें। डॉट प्रोडक्ट जाके नोट्स खोल के फिर से चेक करो मैंने क्या कराया था। तो i का कोफिशिएंट क्या है 2x, i का कोफिशिएंट क्या है 2x dx, तो ये क्या हो गया 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिख सकता है ना भाई, अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ पे हम सिर्फ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ y को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का लिमिट क्या होगा बेटा, x का लिमिट होगा बेटा 0 से लेकर 2 तक। कहाँ से, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि यहाँ पे dx वेरिएबल है, dy y का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, इनिशियल y कोऑर्डिनेट 0 है, फाइनल y कोऑर्डिनेट क्या है 1। बस इंटीग्रेट कर दे, ये बेटा आपका आंसर हो गया x स्क्वायर। इंटीग्रेशन मैं नहीं करा, इंटीग्रेशन आपको खुद आना चाहिए, मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ये हो जाएगा y क्यूब 0 से लेकर 1 तक। ये बेटा आपका हो गया 4 प्लस 1 दैट इज 5 जूल। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट बेटा, आई होप आप कर पाओगे ये वाला। मैं आपको एक और, आप नोट डाउन कर लो पहले, फिर मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो, आई होप कर लिया होगा। मान लो आपको ऐसा दे दे सवाल, टू एक्स आई कैप माइनस 4 रूट वाई जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पे हम ds को क्या लिखेंगे, ds, अच्छा यहाँ पे तो फोर्स 3D में लग रहा है, पहले 2D में लग रहा था, अभी 3D में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी 3D में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या होगा, ds इक्वल टू क्या होगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz
ठीक है, क्योंकि तब डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होगा ना, तब कुछ बाहर की तरफ होगा, तो उसका जेड कंपोनेंट भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला चीज़ बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसा लिखोगे आप लोग, ठीक है, थोड़ा सुंदर से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखने से भी शायद आपको दिखेगा ही, आई होप दिख रहा है, मैं तभी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है, और आपको बोला है कि पार्टिकल को मूव कर रहे हैं बेटा ओरिजिन से 2,1,2 तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 टर्म का कराया, वहाँ पे 3 टर्म का आएगा, बस आपको इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है, कोई भी बड़ी बात उसमें नहीं है, नोट डाउन आप कर सकते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर का पहला पार्ट है दैट इज फाइंडिंग वर्क, वो खत्म हो चुका है। अभी हम एनर्जी में, और एनर्जी थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा चलेगा। चैप्टर का मेजर पोर्शन एनर्जी है आपका। ये जो पार्ट हो गया पावर, पावर बहुत ही छोटा पोर्शन है, वो आधी वीडियो में ही कराएंगे, आधा से भी कम शायद लग सकता है। मेजर पोर्शन आपका बेटा एनर्जी, एनर्जी में काफ़ी लंबा डिस्कशन चलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेजर चैप्टर वही है, 80% चैप्टर वही है, समझ ले 80-70% चैप्टर वही है। ठीक है, चलो पहले एनर्जी क्या पढ़ते हैं आप। अच्छा, एक और चीज़, आपको ये सारी चीज़ें एनर्जी का जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह है, ये एनर्जी क्या होती है 9th क्लास में आपको मिल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो एनर्जी हल्का फुल्का सभी को आता है, तभी मैं बेसिक से पूरे डिटेल में चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा एनर्जी होती क्या है। पहली बात, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी। इसके 3 तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तीनों का तीनों मतलब सेम है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ए बॉडी कैन डू, स्टोर्ड एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क। पहली बात ऐसा करते हैं कि टोटल कैपेसिटी, इससे शुरू करते हैं, स्टोर्ड एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क, इससे शुरू करेंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, तीनों का समझाएंगे। स्टोर्ड एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क, सुने अच्छे से। मान ले मैंने, ये एक बॉडी रेस्ट में थी, सुनना अच्छे से, ठीक है, सुनना अच्छे से। यहाँ पे एक और बॉडी है, ये भी रेस्ट में है, ठीक है। इस बॉडी में मैंने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, मान ले 2 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, और नाम क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट में जाके छोड़ दिया, मान ले 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस तक मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, मतलब 5 मीटर जब तक ये जा रहा था 2 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया, जैसे ही 5 मीटर जाके पहुंचा, मैंने अपने फोर्स को हटा दिया। तो पहली बात हमको क्या कंसिडर करनी है कि सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस, सरफेस में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लो अपना, फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या होगा, सुने, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 5 मीटर तक, तो मैंने वर्क कितना किया, पहली बात, द वर्क डन बाय मेस 2 न्यूटन इंटू 5 मीटर दैट इज 10 जूल, 10 जूल का मैंने वर्क किया। तो खुद एक बात बता, इससे ये बॉडी का कुछ एक मास होगा, कुछ एक मास होगा, और मैं 2 न्यूटन का फोर्स जब बॉडी में लगा रहा हूँ, तो बॉडी 5 मीटर तक मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि 5 मीटर तक तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि बॉडी में फोर्स लग रहा है, और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, यानी कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी। और जब एग्जैक्टली बॉडी यहाँ पे पहुँचेगी, ये बॉडी ए है मान लो, और ये बॉडी बी है, बॉडी जब यहाँ पे पहुँचेगी तो उसके पास कुछ एक वेलोसिटी होगी कि नहीं, क्योंकि देख बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, और मैंने 5 मीटर तक उसको एक्सेलेट करा के छोड़ दिया। जब एक्सेलेट करा के छोड़ा, तो आधे बच्चे सोच रहे हो कि सर आपने जैसे ही धक्का मार के यहाँ पे छोड़ दिया तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। रेस्ट में क्यों आएगी भाई, तू मान ले एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और उसमें तूने एक डब्बे को पकड़ के धक्का दिया। जब तूने डब्बे को पकड़ के धक्का दिया या किसी ब्लॉक को पकड़ के धक्का दिया, थोड़ी ब्लॉक जाके रुक जाता है, वो तो जाते रहता है ना, कब तक जाएगा, वो इनफाइनाइट तक जाते रहेगा जब तक फ्रिक्शन नहीं आता, वो जाती रहेगा जाती रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उसी तरीके का सवाल हो गया। आप मानो साइकिल में बैठे हो, ये एक को साइकिल मान लो, और आप पेडलिंग कर रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, तो आपका फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो तो साइकिल आगे बढ़ेगी, और 5 मिनट ट्रैवल करने के बाद आपने पेडल करना बंद कर दिया, अबे साइकिल थोड़ी रुक जाती है भाई, साइकिल जाती रहती है ना, कब रुकती है, जब फ्रिक्शन धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को कम कर देता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ एक वेलोसिटी भी होगी, और उसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो जब वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ते रहेगा, जब ये ए वाला डब्बा बी को टक्कर मारेगा, तो बी वाला मोशन करना शुरू करेगा कि नहीं, बी वाला मोशन करना शुरू करेगा कि नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं ए हैज परफॉर्म्ड वर्क ऑन बी। ए जब बी को टक्कर मारेगा तो बी धक्का खा के आगे बढ़ा। अच्छा, कोई भी बॉडी आगे बढ़ी, बी आगे बढ़ा, यानी बी पे कुछ वर्क हुआ है, बी पे कुछ वर्क हुआ है। बी पे वर्क किसने किया है, ए ने किया है। समझ में आया ये वाला बात? अब सुना मेरी बात अच्छे से। तो ए ने जो वर्क किया, ए ने वर्क कैसे किया, ए तो यहाँ पे रेस्ट में था,
ए ने कैसे वर्क किया, ये समझने वाला बात है। तो सुनो अच्छे से, क्रोनोलॉजी को समझना, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने ए में कुछ एक वर्क किया, मैंने जो वर्क किया वो वर्क इस बॉडी में एनर्जी के तौर पे स्टोर हो गया, और एनर्जी के तौर पे यहाँ पे जब स्टोर हो गया, मतलब बॉडी के अंदर स्टोर्ड है वो एनर्जी के तौर पे। किस एनर्जी के तौर पे, असलियत में बोला जाए तो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे स्टोर हो चुका है। वो सब मैं डिटेल में बाद में आऊँगा, यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा वो सब सारी चीज़ें। काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, कहाँ पे है वो बताएंगे बाद में कहाँ पे, ठीक है। तो जब बॉडी को मैंने धक्का दिया तो बॉडी आगे जाते 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 इस जब तक मैं धक्का दे रहा हूँ बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो बॉडी जब यहाँ पे पहुंची तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भरपूर मात्रा में थी। एनर्जी क्या हो गई, उसके पास स्टोर हो गई। और वो स्टोर्ड एनर्जी से जब इसने इसको धक्का मारा तो उसी एनर्जी से इसने क्या कर दिया, इस पे वर्क कर दिया। दोबारा बताता हूँ सुन। मैंने क्या किया, मैंने इस बॉडी पे वर्क किया जिसकी वजह से इस बॉडी को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब वो एनर्जी से, उस एनर्जी से उसने बी पे वर्क किया, जिससे बी मोशन करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने बी पे अगर कोई वर्क किया है तो ए पे पहले से कुछ एनर्जी होनी पड़ेगी, और वो एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। खैर वो अलग बात है। यानी फॉर ए टू परफॉर्म एनी वर्क ऑन बी, ए मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ऐसा ही समझ लो, आपको अगर घर में कोई सामान उठाना है, एकदम तुम थके हारे हो, तुम सामान उठा सकते हो क्या भाई? तुम एकदम थक गए हो, तुम क्या सामान उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है। तो किसी भी काम करने के लिए बॉडी में एनर्जी होना ज़रूरी है। किसी भी काम करने में बॉडी में एनर्जी होना ज़रूरी है, क्योंकि ए फॉर ए टू परफॉर्म वर्क ऑन बी, ए शुड हैव एनर्जी। यानी कि ए ने जो बी में वर्क किया, ए में एनर्जी होना पड़ेगा। इट इज द स्टोर्ड एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू परफॉर्म वर्क, यानी एनर्जी ए का वो एबिलिटी है जिससे वो वर्क कर सकता है। और वो कैसा एबिलिटी है, स्टोर्ड, यानी कि ए में था वो पहले से मतलब क्या, हमने इम्पार्ट किया, उसके बाद वो उसमें स्टोर्ड था और फिर उसने काम किया। समझ में आया कि नहीं? आई होप ये वाला पॉइंट पूरी तरीके से आपको बेसिक से क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 11 में तो आती रहेगी, 12th में भी आती रहेगी। कैसे आएगी मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। टेंशन ना लें। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ए बॉडी कैन डू। तो एक बार बता, मान ले मेरे पास 100 जूल ऑफ एनर्जी है। कितना एनर्जी है? 100 जूल ऑफ एनर्जी। तो मैं काम कितना कर सकता हूँ? 100 जूल। यानी इस बॉडी के पास जितनी एनर्जी होगी वो पूरा एनर्जी से वो काम कर सकता है ना इसके ऊपर। तो वही बात है, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ए बॉडी कैन डू, यानी कि एक इंसान कितना काम कर सकता है जितनी उसके पास एनर्जी है। सिंपल बात समझ में आ रहा है कि? लास्ट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी। इन सिंपल वर्ड्स, एक बॉडी जितना वर्क करती है उतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना ज़्यादा वो वर्क कर सकती है, तो किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी में। तो आई होप आपको तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तीनों के तीनों कॉम्बाइंड डेफिनेशन होता है। आपको अगर बुक इस डेफिनेशन चाहिए बेटा, आपको बुक में मिल जाएगा, कोई अंतर नहीं, सब सेम के सेम है। और आप क्लास 9th में नहीं हो कि आपके एग्जाम में एनर्जी का डेफिनेशन आए, ठीक है, कि एनर्जी क्या होता है, वो 9th क्लास की बात होती है, वहाँ पे आते हैं ऐसे डेफिनेशंस। अभी ऐसे डेफिनेशंस नहीं आएंगे। चलो भाई, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यूनिट क्या है बेटा? सुने, एनर्जी का, क्योंकि देखो जो वर्क होता है वही काम करता, मतलब एनर्जी जो होती है उसी से वर्क किया जाता है। देख भाई, तो अच्छे से देखेगा, यहाँ पे वर्क किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। कैसे? मैंने वर्क किया ए पे और फाइनली उसके पास क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। जब ए ने बी को धक्का मारा तो यहाँ पे ए ने क्या किया? अपना एनर्जी को बी में वर्क करके कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है कि एनर्जी और वर्क साथ ही साथ, देखो पैरेलल टू ईच अदर, दोनों साथ ही की चीज़ हैं, ठीक है। चल, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा अच्छे से बोलूँ तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो वर्क की तरह ही होता है, ये आपको पता ही है। यूनिट क्या होता है बेटा? एसआई में जूल, सीजीएस में अर्ज। डायमेंशन बताया हुआ है, आपको कन्वर्ट ही करना आता है। 10 पावर क्या होता है? 7। रिलेशन क्या होता है? 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आए। चलो टाइप्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी, टोटल तो बेटा बहुत तरीके की एनर्जी होती है। हम लोग बेसिकली 7 तरीके की एनर्जी पढ़ते हैं। हम 7 तरीके की एनर्जी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी है। हालांकि खुशी की बात यह है कि इस चैप्टर में बस यही है, मैकेनिकल एनर्जी इस चैप्टर में बाकी और किसी टाइप का एनर्जी नहीं है, यही एनर्जी है। अब सुने अच्छे से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक और एनर्जी होती है,
ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी होती है जब भी कोई बॉडी मैकेनिकल मोशन करेगा, मैकेनिकल मोशन करेगा यानी कि बेटा वो ऊपर नीचे जाएगा, या उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, या किसी भी तरीके का जो मूवमेंट रिलेटेड एनर्जी होती है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे बाद में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी वायर से गुजरेगा, हमको जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता है, चार्ज पार्टिकल वायर से गुजरता है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ एनर्जी होगी, है ना। तो उसी को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट साउंड एनर्जी। हम जो साउंड सुन रहे हैं वो किसके फॉर्म में प्रोपागेट होकर आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है, एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, साउंड एनर्जी। देखो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पढ़ोगे क्लास 12 में, क्लास 12 के स्टार्टिंग में। साउंड एनर्जी पढ़ोगे 11 के एंड में। लाइट एनर्जी पढ़ोगे 12 के एंड में। हीट एनर्जी पढ़ोगे 11 के एंड में, ठीक है। केमिकल एनर्जी पढ़ोगे बेटा केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ोगे 12 के एंड में। समझ में आया कि नहीं। इन शॉर्ट आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा थ्रू आउट दीज 2 years ऑफ क्लास 11 एंड 12। अभी हम ये पढ़ने वाले हैं और धीरे धीरे करके बाकी सारे पढ़ लेंगे। केमिकल एनर्जी बेटा केमिस्ट्री टीचर आपको पढ़ा देगा। तो आप समझ सकते हो कि क्लास 11 और 12 दोनों कंबाइंड में एनर्जी कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी, और एनर्जी आपको आना चाहिए कि एनर्जी क्या होता है, ठीक है बेटा। तो बेसिक्स आपको पता चल गया है, आप इसको अभी नोट डाउन कर ले जो जो मैंने लिखाया है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क। किसी तरीके का जो एनर्जी जिससे कोई मैकेनिकल वर्क किया जा सके। मैकेनिकल वर्क मतलब क्या होता है, किसी बॉडी को उठा देना, किसी बॉडी को नीचे लेके आना, किसी बॉडी को वेलोसिटी देना, किसी बॉडी को रोकना, मतलब बेसिकली मैकेनिक्स से रिलेटेड। मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, मतलब बेसिकली आपका मैकेनिकल वर्क का मतलब क्या है, मैकेनिक्स से रिलेटेड वर्क। मैकेनिक्स याद है, पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में, फिजिक्स में पढ़ाया था, आपका फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ाया था। वो बोला मैकेनिक्स क्या होता है, कोई बॉडी अगर लो स्पीड में मूव करती है, लो स्पीड में मूव करती है तो उससे रिलेटेड जो फिजिक्स होती है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। तो किसी बॉडी को उठा दिया, नीचे गिरा दिया, आगे बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, उड़ा के फेंक दिया, कुछ भी कर लिया, कैच कर लिया, ऑल दिस कम अंडर मैकेनिक्स। हैंस मैकेनिकल वर्क में वो आता है, ठीक है। चलो अब दो टाइप का एनर्जी होता है बेटा इसमें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक आपको क्लास 9 में मिला होगा, हालांकि मैं आपको बता दूं क्लास 9 में आपको काइनेटिक एनर्जी का नॉलेज तो चलो ठीक है मिला है, पोटेंशियल एनर्जी का नॉलेज एकदम नेग्लिजिबल मिला है, बस मतलब क्या बोलूँ, बहुत कम मिला है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत डिटेलिंग है, बहुत डेप्थ में इसमें समय आने पे पूरा अनरेवल होगा वो वाला। अभी हमारा आज काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे जो कि कंपैरेटिवली ईजियर टॉपिक है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी बॉडी जब मोशन करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है बेटा उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि कोई बॉडी मूव कर रहा है ऑब्वियसली वो कुछ एनर्जी होगी तभी मूव कर पा रहा है वो, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग लिखो, पहले लिख लो जो बोर्ड में लिखा हुआ है। अच्छा आप लोग बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन तब कराएंगे जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा खासा डेफिनेशन सब समझाऊंगा, आप अभी लिख लो। ये लिख लिया आपने, अभी लिखो डिराइवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। derivation of kinetic energy, derivation of kinetic energy for फर्स्ट केस डालें कांस्टेंट फोर्स। मैं दो केस कराऊंगा, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी ड्राइव कराऊंगा और आपको वेरिएबल फोर्स के लिए भी ड्राइव कराऊंगा, ठीक है। मान लो चलो समझाते हैं आपको। ये मान लो एक बॉडी है, बॉडी में किसी तरीके का फोर्स F लगा, ठीक है। कोई फोर्स F लगेगा तो ऑब्वियसली बॉडी डिस्प्लेस करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, S डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेस करके यहाँ पहुंची, और यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने फोर्स को रिमूव कर दिया। अच्छा जब मैंने फोर्स को रिमूव किया, मैंने बॉडी को फोर्स लगाया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैंने फोर्स को रिमूव कर दिया, तो बॉडी क्या मोशन करती रहेगी आगे या रुक जाएगी, ऑब्वियसली बॉडी मोशन करती रहेगी, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी एक्सेलरेट करके गई, जब एक्सेलरेट करके गई तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कुछ एक वेलोसिटी होगी और कुछ फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो उसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने आपका साइकिल पैडलिंग का केस बताया था, तो कुछ एक वेलोसिटी होगी, ठीक है, कुछ एक वेलोसिटी भी होगी। चलो एक बार देखते हैं बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो कितनी एनर्जी होगी, जितना वर्क इस फोर्स ने किया, बताया था कि नहीं, वहीं पे डिस्कस किया था कि नहीं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी कैसे आई इसके पास, इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आई,
इस एक्सटर्नल फोर्स ने बॉडी को यहाँ से यहाँ धक्का देने में जितना काम किया, जितना वर्क किया, वही वर्क इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स कितना है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी डाउट बेटा? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। चलो ये आपको समझ में आया। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट। अपने को पता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या थी? मान लो 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? आपका 0 था। तो क्या मैं कह सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2as होता है कि नहीं? वी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 2as। ठीक है, तो वी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? वी स्क्वायर बाई 2 क्या आ गया? as आ गया ना। तो as की वैल्यू मिल गई मुझे। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया बेटा? m इन टू as की वैल्यू क्या है? वी स्क्वायर बाई 2। तो यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। एंड हेंस दिस वर्क this work done gets stored in the form of kinetic energy, hence the expression of kinetic energy is बेटा हाफ एम स्क्वायर। ये आपको बचपन से पता है, तब भी जान लो। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है कि बेटा? चलो बेटा नोट डाउन कर लो और लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लो, नोट डाउन कर लो। आप लोग टाइम लेके वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर ही सकते हैं बेटा, बोल तो चुके ही हैं हम ऑलरेडी इस बारे में। नेक्स्ट बेटा कौन सा फोर्स होगा बेटा? वेरिएबल। हालांकि आप अभी बड़े बच्चे हो चुके हो तो आपको पता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट फोर्स की वेरिएबल फोर्स। दुनिया में मोस्ट ऑफ द फोर्सेस वेरिएबल ही होता है, कांस्टेंट तो बेटा रियली होता है। ठीक है, लेकिन जो है मैंने सब कराना है। चलो देखो, मान लो एक बॉडी में कांस्टेंट एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है कुछ, एक बॉडी है मान ले, एक बॉडी है मान लो, इसमें वेरिएबल फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक बॉडी है, इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था, इनिशियली पॉइंट, कुछ एक डिस्टेंस आगे बढ़ा, कुछ एक डिस्टेंस आगे बढ़ा, कुछ एक डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में फोर्स क्या लग रहा है? एफ। उस पर्टिकुलर पॉइंट में फोर्स क्या लग रहा है? एफ। और उस फोर्स के लिए बॉडी थोड़ा सा आगे बढ़ गई। थोड़ा सा आगे कितना बढ़ी? ds। बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ी, ds। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस बॉडी को थोड़ा आगे बढ़ाने में छोटा सा वर्क डन होगा? कितना होगा? f इंटू डी एस। बॉडी जब इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे नहीं है, फाइनल मान ले कहीं और आगे है, फाइनल कहीं और आगे है, वो बीच कहीं पे हम देख रहे हैं, बीच में कहीं एक पॉइंट पे फोर्स एफ लग रहा है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूँ उसमें छोटा सा वर्क डन एफ ds हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मास इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? dv बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पता है कि नहीं? इंटू ds। अब मैंने क्या कर दिया बेटा? m dv, dt को इस तरफ लेके चला गया, ds बाई dt हो जाएगा कि नहीं? What is ds by dt? Rate of change of displacement with respect to time. What is it? Velocity. पता है कि नहीं? तो m v dv ये क्या हो गया बेटा? छोटा सा वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा कि नहीं? इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होता है? w। इंटीग्रेशन dw मतलब क्या? यहाँ पे छोटा सा वर्क, यहाँ पे और छोटा सा वर्क, यहाँ पे मतलब बॉडी को थोड़ा थोड़ा करके डिस्प्लेस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हर जगह वर्क आएगा। सारे वर्क को मैंने ऐड कर दिया, सारे वर्क को ऐड कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया? dw इक्वल टू w इक्वल टू क्या हो गया? मास कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा? v dv। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी मान ले 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मान ले 0 है, फाइनल वेलोसिटी मान ले v है। आपको पता है बेटा m इंटू वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है? 0 से लेकर v तक। आंसर क्या होगा? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। हैंस दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूजिंग वेरिएबल फोर्स। अगर बेटा एग्जाम में आता है तो ट्राई करें ये वाला से करने का। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट फोर्स वाला है वो तो बस कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है, ये तो कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, कुछ भी सबके लिए वैलिड है, क्योंकि हमने तो कैलकुलस यूज़ किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? इसको नोट डाउन कर ले, हम आगे बढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, लिखो नेक्स्ट टॉपिक बेटा, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, आंसर देखिए।
काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा हाफ mv²। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मास इंटू मास क्या हो गया, m²v² बाई m हो गया। व्हाट इज m²v², मोमेंटम p² डिवाइडेड बाई m, काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। अगर आपको कोई बोलता है कि मोमेंटम को डबल कर दिया, मोमेंटम को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 टाइम्स। मोमेंटम 2 टाइम्स हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 4 टाइम्स। तो ये सब सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे सवाल आते हैं तो बेसिक सवाल होता है, मोमेंटम को मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। मोमेंटम को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, 9 टाइम्स। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल मैं आपको एक कराता हूँ। एक सवाल इस पर कराते हैं, नोट डाउन कर लो, लिखो सवाल। मोमेंटम इज increased by 10%, find percentage change in kinetic energy। इन मोमेंटम को मैंने 10% बढ़ा दिया, मोमेंटम को मैंने 10% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव आएगा। पहली बात, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखें। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मुझे यार 10 तक तो देखो बेटा है वो सिलेबस में, अब आपको मुझे नहीं पता आपने किया हुआ है कि नहीं। 9 में तो मैं सवाल कराता हूँ परसेंटेज चेंज के। ये होता है बेटा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। प्रॉफिट लॉस जैसा था ना बेटा, वही। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या क्या होता है, इनिशियल प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, फाइनल प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसकी तरह होता है, इनिशियल वैल्यू की तरह। सेलिंग प्राइस क्या होता है, फाइनल वैल्यू की तरह। तो वही है चीज़, देख, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वो प्रॉफिट होता है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सब आपको पता होता है। चलो इधर देखें, पोटेंशियल मोमेंटम को क्या कर दिया बेटा, 10% बढ़ा दिया। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम, जो फाइनल मोमेंटम होगा क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम प्लस 10%, सुनना अच्छे से, 10% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। समझ में आ रहा है कि नहीं, सुन अच्छे से। मोमेंटम को मैंने 10% बढ़ाया है, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम और बढ़ा हुआ 10%। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि पी आई प्लस 10% ऑफ पी आई, यानी हो गया बेटा पी, इसको पी मान ले, प्लस 10% यानी कि 10/100 इंटू पी, आपको पता ही होगा, दैट विल गिव अस 1.1 पी फाइनल मोमेंटम। समझ में आ रहा है। चलो इधर देखें, के इनिशियल क्या था, के इनिशियल बस p²/2m। के फाइनल क्या होगा, p फाइनल स्क्वायर/2m। मास तो बॉडी का कांस्टेंट रहता है, p फाइनल क्या है बेटा, 1.1 p होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये कितना हो गया, 1.21 p²/2m। समझ, 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, p²। अच्छा, p²/2m को क्या है, के इनिशियल, तो इसको लिख सकता हूँ 1.21 इंटू p²/2m को क्या लिख सकते हैं, के इनिशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट। चलो परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 1.21 ki माइनस व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंपली ki। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिंपली ki इंटू क्या हो गया बेटा 100, 1.21। अच्छा, के अच्छे से देखिए, 1.21 माइनस 0.21 ki divided by ki into 100, what is the value beta, what is the value, the value is coming out to be 21%, the value is coming out to be 21%। यानी कि वैल्यू अगर आपको 21% आ रहा है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना परसेंट बढ़ जाएगी, 21%। आपका मोमेंटम कितना बढ़ा बेटा, 10%, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई, 21%। तो इसी तरीके के सवाल आते हैं, कभी अगर बोल देगा कि पोटेंशियल डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10% मतलब क्या, इनिशियल पोटेंशियल और उससे 10% कम हो गया, यानी ये माइनस हो जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर भाई, कर लेना होमवर्क। ये सब सवाल देखो बेटा, ये सब आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, नोट डाउन करो, कर लो, ठीक है बेटा। चलो।